जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज चर्चा करेंगे हम भारत के उस लोक पर्व के बारे में जिस लोक पर्व का महा आगाज हो चुका है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त तीनों लोग मिलकर इसकी घोषणा कर चुके हैं। सब कुछ डिटेल में बताएंगे, किस राज्य में कब चुनाव होगा, कितने फेज में चुनाव होंगे, यानी कि कितने चरणों में पूरे देश में चुनाव होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में कैसे चुनाव होगा, क्योंकि आपको पता है कि धारा 370 हटने के बाद पहला चुनाव वहां पर लोकसभा का होने वाला है। तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे, लेकिन आपको पहले ये बताएंगे कि लोकसभा चुनाव होता क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती कैसी है। देखिए, सारी चीज़ें तो आप न्यूज के माध्यम से जान ही रहे हैं कि किस प्रकार से कैसे क्या होगा, लेकिन जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी है सब कुछ हम डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन जिनको नहीं पता है कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, प्रधानमंत्री क्या होते हैं, बहुत लोगों को ये लगता होगा कि भारत का सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री होता है, तो उनकी कन्फ्यूजन आज दूर करेंगे कि भारत का सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री नहीं होता है। भारत का सर्वे सर्वा भारत का राष्ट्रपति होता है। तो सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की पूरी जानकारी। सैद्धांतिक रूप में संविधान भारत के राष्ट्रपति को देश का राष्ट्र प्रमुख घोषित करता है और सैद्धांतिक रूप में शासन तंत्र की सारी शक्तियों को राष्ट्रपति में निहित करता है। यह संविधान के अनुरूप होता है तथा संविधान यह भी निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्रपति के पास इन अधिकारों को प्रयोग करने के लिए अधीनस्थ अधिकारी होंगे। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति प्रधानमंत्री को दे दी गई है। संविधान अपने भाग 5 के विभिन्न अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री पद के संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 यानी कि 74 में स्पष्ट रूप में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानमंत्री की उपस्थिति को आवश्यक माना है। उसकी मृत्यु या पदत्याग की दशा में समस्त परिषद को पद छोड़ना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद यानी कि पूरी सरकार गिर जाती है। मतलब आप समझ रहे हैं कि मंत्रिपरिषद का जो सर्वे सर्वा होता है प्रधानमंत्री होता है और उसी के अधीन पूरी सरकार चलती है। राष्ट्रपति मंत्रीगण की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करते हैं। मंत्रियों के विभाग का निर्धारण भी वही करते हैं। कैबिनेट के कार्य का निर्धारण भी वही तय करते हैं। देश के मंत्रियों को निर्देश भी प्रधानमंत्री ही देते हैं तथा सभी सरकारी निर्णय भी प्रधानमंत्री ही लेते हैं। राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क सूत्र भी वही है। कौन? प्रधानमंत्री। यानी कि राष्ट्रपति का काम इतना होता है कि प्रधानमंत्री जो भी कहेंगे उन चीज़ों को समझना है और उसके बाद उसको देश में लागू कर देना है। आपको ये भी चीज़ बता दें कि प्रधानमंत्री कोई भी नियम कानून बना दे, जब तक उस पर देश के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वो देश में कानून लागू नहीं हो सकता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रवक्ता प्रधानमंत्री होता है। वह सत्ता पक्ष के नाम से लड़ी जाने वाली संसदीय बहसों का नेतृत्व भी करता है। आपने देखा होगा कि लगातार मणिपुर वाले मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की बात करते थे राहुल गांधी और चाहते थे कि संसद में आए नरेंद्र मोदी जी और वो बात रखें। इस अधिकार से वो कहते थे कि जो भी बातें होती हैं कैबिनेट की सारी बातें प्रधानमंत्री करते हैं और अंत में प्रधानमंत्री मोदी को आना ही पड़ता है, भले ही उन्हें संवैधानिक रूप से बुलाया जाता है। मंत्रीगण के मध्य समन्वय भी वही करते हैं। वह किसी भी मंत्रालय से कोई भी सूचना आवश्यकता अनुसार मांग सकते हैं और मंगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा में बहुमतधारी राजनीतिक दल का नेता होता है। जिसकी सबसे ज़्यादा सीट होती है या जिसके जितने सांसद होते हैं सबसे ज़्यादा, वही प्रधानमंत्री उसी दल का नेता होता है। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इस पद पर किसी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परंतु एक व्यक्ति इस पद पर केवल तब तक रह सकता है जब तक लोकसभा में बहुमत उसके पक्ष में हो। कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वो अपने कार्यकाल से पहले भी अपने कारण देकर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकता है और अपनी सरकार को भंग कर सकता है। संविधान विशेष रूप से प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। इस पद के पदाधिकारी को कार्यपालिका पर दी गई अत्यधिक नियंत्रणात्मक शक्ति प्रधानमंत्री को भारतीय गणराज्य का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति बनाती है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पहली सबसे बड़ी जनसंख्या, सबसे बड़े लोकतंत्र और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य बलों समेत एक परमाणु सशस्त्र राज्य के नेता होने का कारण भारतीय प्रधानमंत्री को विश्व के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों में गिना जाता है। वर्ष 2010 में एक पत्रिका है जिसका नाम है फोर्ब्स ने अपनी विश्व के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को 18वें स्थान पर रखा था।
तथा 2012 और 2013 में उन्हें क्रमशः 19वें और 28वें स्थान पर रखा था। उनके उत्तराधिकारी 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं सत्ता में तो 15वें स्थान पर आ जाता है भारत, तथा वर्ष 2015 में विश्व का 9वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नामित होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी कारण से इन्हें लोकप्रिय, जनप्रिय और विश्व प्रिय नेता के नाम से भी जाना जाता है और ये क्रम आगे बढ़ता चला जाता है। इस पद की स्थापना वर्तमान कर्तव्यों और शक्तियों के साथ 26 जनवरी 1947 को संविधान के प्रवर्तन के साथ हुई थी। उस समय से वर्तमान समय तक इस पद पर कुल 15 पदाधिकारियों ने अपनी सेवा दी है। इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले प्रधानमंत्री या पहले पदाधिकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें अब तीसरी बार चुनाव लड़ने का मौका प्राप्त हुआ है। अगर वो चुनाव उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीत जाती है तो वो देश के तीसरे प्रधानमंत्री बनने वाले होंगे और ऐसा पूरी दुनिया में एक तरह से अजूबा आपको देखने को मिलेगा। बशर्ते अगर आपको बात बताएं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी ऐसे पदों को संभाल रहे हैं। जैसे हम बात करें बांग्लादेश की तो वहाँ पर शेख हसीना लगातार कई चुनाव जीती हुई हैं। उनकी बायोग्राफी हमने इस पर बनाकर रखी हुई है, तो आप पॉडकास्ट वाले प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं ढूंढ के उनको, ठीक है। साथ ही साथ हम रसिया के बात करेंगे, रूस की बात करेंगे तो व्लादिमीर पुतिन लगातार इसी तरह से अपने पद पर आसीन हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं आज की जो आज घटनाक्रम पूरे देश में हुआ है। देश में आम चुनाव का शंखनाद हो चुका है और 7 चरणों में इलेक्शन, 4 जून को नतीजे, सब कुछ आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ है मैं आपको बता देना चाहता हूं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही चुनाव की घोषणा की जाती है तो देश में आदर्श आचार संहिता लगा दी जाती है और इसके बाद जो सरकारें होती हैं वो नियंत्रित हो जाती हैं और इसमें बहुत सारे नियम कानून होते हैं। तो आपको मैं आदर्श आचार संहिता के बारे में बताऊंगा, फिर देश के आम चुनाव जो होने वाले हैं उस चुनाव के बारे में आपको उनकी तारीखें सब कुछ डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं और आम चुनाव जो हमारे देश का होने वाला है इसमें आदर्श आचार संहिता का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये नहीं लगाया जाए तो प्रत्याशी और सरकारें अपना मनमाना करना शुरू कर देती हैं। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और उन उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानकों का एक ऐसा समूह है जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है। आदर्श आचार संहिता में चुनाव आयोग की भूमिका अहम होती है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव का आयोजन करने के लिए सांवैधिक रूप से उनका कर्तव्य होता है। आदर्श आचार संहिता कितने दिनों के लिए लागू होती है तो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा की तारीख से इसे लागू कर दिया जाता है। यानी कि आज अगर चुनाव की घोषणा कर दी गई है तो आज ही से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। यानी कि पूरे देश में एक तरह से अब जितनी सरकारें हैं उनकी सरकारें उनके नियंत्रण में नहीं रहेंगी। यानी कि सरकार के जितने पद हैं उन पदों पर लोग उसी तरह से रहेंगे, लेकिन वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था सब कुछ डीएम, एसपी, हर कोई, हर एक सरकारी अधिकारी वो चुनाव आयोग के हाथ में हो जाएगा। यानी कि अब देश का मालिक चुनाव आयोग होता है। जैसे ही चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है तभी से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है और यह चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहती है। लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे राज्य में लागू होती है। तो इस समय पूरे देश में आदर्श आचार संहिता आज शाम 3 बजे से आप मान सकते हैं कि लग चुकी है। इसकी मुख्य विशेषताएं आपको भी जाननी चाहिए। राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और सत्ताधारी दलों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए, चुनाव प्रक्रिया, बैठकें आयोजित करने, शोभा यात्राओं, मतदान दिन की गतिविधियों और सत्ताधारी दल के कामकाज भी संहिता में निर्धारित होते हैं। मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार संबंधी कार्यों के साथ नहीं मिलाएंगे और न ही चुनाव प्रचार संबंधी कार्यों के दौरान सरकारी तंत्र या कार्मिकों का प्रयोग करेंगे। हालांकि चुनाव प्रचार दौरे के साथ आधिकारिक दौरे को मिलाने संबंधी आचार संहिता के प्रावधान से प्रधानमंत्री को छूट होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान आधिकारिक दौरे को मिलाने संबंधी जो आचार संहिता है उसमें प्रधानमंत्री को कुछ रियायतें दी जाती हैं।
विमान, वाहनों इत्यादि सहित कोई भी सरकारी वाहन किसी दल या उम्मीदवार के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयोग में नहीं किया जाता है। सरकार के लिए क्या नियम होते हैं इसमें? तो चुनाव आयोजन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों या पदाधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। आपको मैंने पहले बताया कि सभी अधिकारी अब चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं। यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण या तैनाती आवश्यक मानी जाती है तो पहले चुनाव आयोग से इसकी अनुमति लेना अनिवार्य होता है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है या जो कानून बनाया गया है। मंत्रियों को अपना आधिकारिक वाहन केवल अपने आधिकारिक निवास से अपने कार्यालय तक शासकीय कार्यों के लिए ही मिलेगा। इसमें शर्त है कि इस प्रकार के सफर को किसी चुनाव प्रचार कार्य या राजनीतिक गतिविधि से न जोड़ा जाए। और इसी के साथ जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनको भी लेकर बहुत सारी चीज़ें लागू होती हैं। चुनाव के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी खर्चे पर पार्टी की उपलब्धियों के संबंध में विज्ञापन और सरकारी जनसंपर्क निषेध होता है, यानी कि नहीं किया जा सकता है। सरकारी पैसों का उपयोग चुनाव प्रचार में नहीं किया जा सकता है। केंद्र में सत्ताधारी पार्टी राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले होर्डिंग या विज्ञापनों को सरकार खर्चे पर जारी नहीं रखा जाएगा। प्रदर्शित किए गए इस प्रकार के जो होर्डिंग होते हैं, विज्ञापन इत्यादि संबंधित पदाधिकारियों द्वारा तुरंत हटा दिए जाएंगे। और आपने देखा कि हमने पिछले लेक्चर में ये बात की थी कि जो बीजेपी के कार्यालय हैं या कांग्रेस है, हर जगह से अपने अपने होर्डिंग्स वगैरह हटा रहे थे चुनाव आयोग की बैठक से पहले ही। अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित अन्य मीडिया पर सरकारी राजकोष के खर्चे पर कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। चुनाव की घोषणा से पूर्व जारी कार्य आदेश के संबंध में यदि क्षेत्र में कार्य शुरू नहीं किया गया है तो उसे शुरू नहीं किया जाएगा, परंतु यदि काम शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है। सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वयन के लिए कई दिशा निर्देश हैं। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कोई भी नया निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जाएगा और चुनाव के पूरा होने तक किसी भी नए लाभार्थी को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कई दिशा निर्देश होते हैं। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कोई भी नया निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जाएगा और चुनाव के पूरा होने तक किसी भी नए लाभार्थी को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि SGRY चल रहे कार्यों को जारी रख सकता है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम NERGA ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसे जिलों की संख्या नहीं बढ़ाएगा जिनमें चुनाव की घोषणा के पहले से ही ऐसी योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है। चुनाव की घोषणा के बाद जॉब कार्ड धारक को चल रहे काम में तभी रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा या किया जा सकता है यदि वे काम की मांग करेंगे। मंत्री या अन्य प्राधिकारी किसी भी रूप से कोई वित्तीय अनुदान या उससे संबंधित कोई वादा नहीं करेंगे। किसी परियोजना अथवा योजना की आधारशिला इत्यादि नहीं रखी जाएगी। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री लगातार कई योजनाओं की लॉन्चिंग कर रहे थे। मतलब कल तक तो किए थे, आज मैं ध्यान नहीं दे पाया, आज भी शायद कहीं ना कहीं जरूर गए होंगे। तो अब इन सबकी आधारशिला नहीं रखी जाएगी। अब सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के अब बंद हो चुके होंगे। सड़क बनवाने से लेकर कोई भी ऐसे काम नहीं किए जाएंगे जैसे पीने के पानी की सुविधा इत्यादि उपलब्ध करवाने का कोई भी वादा नहीं किया जा सकता है। यानी कि चुनावी घोषणा आपको आचार संहिता के बाद नहीं करना, जो करना है पहले ही कर लीजिए। इसीलिए कांग्रेस ने अपना पहले ही चुनावी वादा किया था जिसमें उसने बताया था कि वो 50% महिलाओं को आरक्षण देगा और गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए तक की योजना की बात वो कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार या निजी क्षेत्र के उपक्रमों में तदर्थ आधार पर कोई नियुक्ति भी नहीं पाएंगे। कुछ मामलों में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी किसी राजनीतिक पदाधिकारी को शामिल किए बिना आधारशिला इत्यादि रख सकते हैं। गेहूं और अन्य कृषि संबंधी उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए चुनाव आयोग से परामर्श किया जा सकता है। चुनाव प्रचार के क्या नियम हैं? चुनाव आयोग के अनुसार कोई दल या उम्मीदवार ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो धार्मिक या भाषाई जातियों और समुदायों के बीच मतभेद को बिगाड़े या परस्पर घृणा या तनाव उत्पन्न करे। जब राजनीतिक दलों की आलोचनाएं की जाएंगी तो उससे उनकी नीतियों और कार्यक्रम विगत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखा जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। दल और उम्मीदवार दूसरे दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी के सभी पहलुओं की आलोचना करने से दूर रहेंगे। इसमें शर्त है कि ये पहलू किसी के सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े नहीं होने चाहिए। किसी भी प्रत्याशी के बारे में तोड़ मरोड़ कर या असत्यापित आरोपों के आधार पर दूसरे दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना होता है। वोट हासिल करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी।
मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों का चुनाव प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सभी दल और प्रत्याशी ऐसी सभी गतिविधियों से परहेज करेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध हैं। ये गतिविधियां हैं मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना, धमकाना, हमशक्ल मतदाता से मतदान करवाना, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार करना, मतदान समाप्त होने के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन और वाहन की व्यवस्था करना। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। आचार संहिता के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का सम्मान किया जाएगा, फिर चाहे राजनीतिक दल और प्रत्याशी उसके राजनीतिक मत या गतिविधियों को कितना भी नापसंद क्यों न करते हों। लोगों के मत या गतिविधियों के प्रति विरोध जताने के लिए उनके घरों के सामने किसी भी परिस्थिति में न तो प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे और न ही धरना दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि कल पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी जो थे, अरविंद केजरीवाल उनको चोर बलात्कारी बोले थे, तो उसके बाद ये लोग आकर उनके आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन आज शाम 3 बजे के बाद जब से चुनाव की घोषणा हुई है, अब चुनाव संपन्न होने के साथ जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा, ये लोग किसी के घर के सामने जाकर प्रदर्शन या कहीं भी नहीं कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर ये आपको बताने की कोशिश कर रहा था। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा। राजनीतिक दल और उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थक दूसरे दलों द्वारा आयोजित बैठकों और जुलूसों में न तो बाधा खड़ी करें और न ही उन्हें भंग करें। एक दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस नहीं निकाला जाएगा जहां दूसरे दल द्वारा बैठकें आयोजित की गई हों। यानी कि अगर कहीं पर चुनाव प्रक्रिया किसी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है तो वहां पर दूसरा दल नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों दल जाएंगे तो चुनावी माहौल में दोनों के बीच में टकराव होना लाजमी है। एक दल के द्वारा लगाए गए पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा न फाड़े जाएंगे, ना ही उसे हटाए जाएंगे। चुनाव प्रचार के लिए क्या नियम है? आयोग ने राजनीतिक प्रयोग के लिए स्कूलों और कॉलेज के मैदानों जैसे पंजाब और हरियाणा राज्य को छोड़कर, जहां पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से विशेष निषेध है जिसको रोका गया है, वहां पर इसकी अनुमति नहीं दी गई है, बाकी देश में चल रहा है। सार्वजनिक संपत्ति पर उम्मीदवार, संबंधित पार्टी अथवा उम्मीदवार के पोस्टर, प्ले कार्ड, बैनर, ध्वज आदि को लागू स्थानीय कानून के प्रावधानों और निषेधात्मक आदेशों के अध्ययन प्रदर्शित कर सकता है। यानी कि जो वहां की चुनाव आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं के अनुरूप अपने होर्डिंग्स, पोस्टर वगैरह लगा सकता है, या चुनावी जनसभा कर सकता है, या अपने जनता के पास जाकर उनसे मुलाकात कर सकता है। उम्मीदवार चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद राजनीतिक पदाधिकारियों की किसी चुनाव क्षेत्र में उपस्थिति पर प्रतिबंध होता है। प्रचार बंद होने के बाद राजनीतिक पदाधिकारी आदि जो चुनाव क्षेत्र से के बाहर से आए हैं और जो चुनाव क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें चुनाव क्षेत्र में मौजूद नहीं रहना चाहिए। ऐसे पदाधिकारियों को प्रचार अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। यानी कि बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं तो बाहर से लोगों को बुलाते हैं, उन लोगों को वहाँ से हटाना जरूरी होता है, या नहीं हटाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग गलत तरीके से वोट प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने और जुलूस निकालने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों से पूर्व लिखित अनुमति लेनी चाहिए। रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जनसभाएं सुबह 6 बजे से पहले और शाम 10 बजे के बाद आयोजित नहीं की जाएंगी। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार प्रचार बंद होने के दौरान जनसभाएं और जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। मतदान के लिए नियम क्या है वो भी आप जान लीजिए। मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के भीतर वोटों के लिए प्रचार करना निषिद्ध होता है। मतदान के दिन मतदान केंद्र के आसपास किसी भी तरह के हथियारों से लैस किसी भी व्यक्ति को हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन के लिए किसी भी प्रकार के वाहन द्वारा किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए कोई व्यवस्था अपराध माना जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर कोई अपने लोगों को लाने और ले जाने की व्यवस्था बना ही लेता है। तो अब हम बात करेंगे यूपी में 7 फेजों में चुनाव होने वाले हैं और पूरे देश में क्या होने वाला है, सब कुछ आपको हम डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं। 7 चरणों में मतदान होने हैं। तो पहला चरण है जो कि 16 मार्च को आज ही के दिन बताया गया है कि किस किस चरण पर क्या क्या चुनाव होंगे। तो 7 चरणों की हम मतदान तिथि बताएंगे, ठीक है। हम उसके नामांकन और अन्य चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे। अगर मतगणना की बात करेंगे तो
4 जून को सभी मतगणना एक साथ होने वाले हैं। तो पहले चरण की हम बात करें तो ये 19 अप्रैल को मतदान होगा, दूसरा चरण 26 अप्रैल को इसका मतदान होगा और तीसरा चरण 7 मई को मतदान होगा, चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा, पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होगा और छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा, सातवें चरण में 1 जून को मतदान होगा। यानी कि आखिरी चुनाव जो है, आखिरी वोटिंग जो है 1 जून को होने वाली है और ठीक 2-3 दिन बाद 4 जून को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि हमने स्क्रीनशॉट लगाया है, उम्मीद है कि आप लगातार पढ़ भी रहे होंगे। जो भी आपको समझ में आए उसको आप कर सकते हैं, जो अभी आपका स्टेट हो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 7 फेज में चुनाव होने वाले हैं, यानी कि 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक पूरे 7 फेज में 7 चुनाव होने वाले हैं। 19 अप्रैल को किन किन जिलों में चुनाव होगा? तो सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में ये चुनाव होने वाले हैं। 26 अप्रैल को अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में होने वाले हैं। 7 मई को संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, आंवला ये 7 मई को होने वाला है। 13 मई को शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज और कानपुर, अकबरपुर, बहराइच 13 मई को ये वोट होने वाले हैं। 20 मई को मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बादा, फतेहपुर, कौसाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा ये 20 मई को निर्धारित हैं। 25 मई को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर में होने वाले हैं। ठीक है, 25 मई को। 1 जून को आखिरी चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। तो इन जगहों पर 1 जून को चुनाव होंगे। फिर 4 जून को क्या होगा? चुनाव की घोषणा होगी। तो ये उत्तर प्रदेश का हमने इसलिए बताया कि स्पेशली हमारे जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं ज़्यादातर हिंदी भाषी हैं और आपको पता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। बाकी स्क्रीनशॉट हम लगाए हैं और भी चीज़ों पर हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं। आगे आपको बताते हैं कि कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। नेता सरकारी गाड़ी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, जो कि हमने पीछे चीज़ें बताई। और सांसद निधि से नया फंड भी जारी नहीं कर सकता है। विज्ञापन सरकारी खर्चे पर नहीं कर सकता है। अफसरों, कर्मचारियों, ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी प्रतिबंध हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अब हम जानेंगे जो पूरे देश के बारे में आपको बताते हैं। पहली बात, पहला चरण जो है इसमें 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए चुनाव होना है। इसमें 20 मार्च को गैजेटेड नोटिफिकेशन चुनाव आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें कौन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। ये इन सारे राज्यों को, जो 21 राज्य हम आपको बताए, इसके 102 सीटों पर चुनाव होंगे। तो आपने ध्यान दिया होगा कि लक्षद्वीप और पुदुचेरी में भी चुनाव होंगे और पहले ही चरण में जम्मू कश्मीर को भी इसमें शामिल किया गया है, अंडमान निकोबार भी इसमें शामिल है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरे चरण की जब हम बात करते हैं तो दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों यानी कि 89 सीटों पर होगा। इसका गजट जो होगा 28 मार्च को जारी किया जाएगा और इस पर मतदान 26 अप्रैल को करवाया जाएगा। इसमें कौन कौन से राज्य हैं? तो 89 सीटों पर मतदान के लिए असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर की कुल 89 सीटों पर दूसरे चरण में होने वाला है। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का आप 2 बार नाम सुने होंगे या किसी अन्य स्टेट का, तो आपको बता दें कि सारे स्टेटों का जो क्षेत्रफल है एक जैसा नहीं है, ना ही उनकी जनसंख्या प्रणाली एक जैसी है। तो जिस प्रकार की जैसी जनसंख्या है वहाँ पर अलग अलग चरणों होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश के 7 के 7 चरणों में चुनाव होने वाले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, तो इतना आसान नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की ज़्यादा सीटें आती हैं वही भारत में सरकार भी बनाता है। ऐसा अक्सर होता आया है चुनाव प्रक्रिया में जब से देश आज़ाद हुआ है। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों के लिए चुनाव होना है।
इसमें आप देखिए, आप सोच सकते हैं कि 12 राज्यों की 94 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश अकेले 80 सीटें लेके चलता है। तो आइए देखते हैं इसका गजट कब आएगा। तो 12 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन गजट आएगा। 7 मई को यहाँ पर मतदान होगा। अब इसमें कौन कौन से, इसमें भी उत्तर प्रदेश शामिल है। उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप की ये 94 सीटें इसमें शामिल हैं। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों के लिए चुनाव होगा, जिसका गजट 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन इसका जारी होगा और 13 मई को इसमें मतदान होने वाला है। इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर की कुल 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण की जब हम बात करेंगे तो इसमें 8 राज्यों की 49 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया होंगे। देखिए, हम चरण बता रहे हैं, इसके स्क्रीनशॉट हमने स्क्रीन पर लगाए हैं, तो आप उससे पढ़कर समझ सकते हैं। अलग अलग भले ही स्क्रीनशॉट आगे पीछे हों, उसको आप बाद में रोक के देख सकते हैं। छठे चरण की हम पांचवें चरण की हम बात कर रहे थे, तो इसमें हमने बताया कि 26 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आएगा, 20 मई को मतदान होगा। इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की 49 सीटों पर मतदान होगा। इसमें आप देखेंगे तो लद्दाख भी शामिल किया गया है, ठीक है, छठे चरण में। यानी कि आप देख सकते हैं कि लद्दाख में कब चुनाव होगा, 5वें चरण में चुनाव होगा, ठीक है। यहाँ पर मतदान कब होगा, 20 मई को होने वाला है। छठे चरण की बात करें तो 7 राज्यों की 57 सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव होना है। 29 अप्रैल को इसका गजट जारी होगा। 25 मई को मतदान होगा। बिहार, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, फिर दिल्ली की कुल 57 सीटों पर यहाँ पर मतदान होगा। वहीं 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटें होंगी, जिसमें 7 मई को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा। 1 जून को मतदान होगा। बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ की कुल 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो आपने इसमें देखा कि उत्तर प्रदेश हर सीटों पर आपको नजर आने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं मतगणना की। तो मतगणना 4 जून को होगी, जो हम आपको बताते चले आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर इस चुनाव के साथ साथ, यानी कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे। तो उसमें है ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। इसका भी स्क्रीनशॉट हमने लगा रखा है, तो उसको आप देख लेंगे और उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। पहले हम ओडिशा की बात करते हैं, जहां पर राज्यसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होंगे। इसमें 4 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। यहाँ 13 मई को, 20 मई को और 25 मई को और 1 जून को वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 20 मार्च 2024 को जारी होगी और मतदान 19 अप्रैल 2024 को होगा। राज्य की 60 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होंगे। सिक्किम की बात करें तो इसके विधानसभा के लिए भी एक ही चरण में सभी 32 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नोटिफिकेशन की तारीख 20 मार्च और वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। आंध्र प्रदेश की सभी 175 सीटों पर चुनाव के लिए 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा और 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। ये चुनाव भी आम चुनाव के साथ करवा लिए जाएंगे। वोटरों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो कुल 96.8 करोड़ पंजीकृत वोटर हैं। इनमें से 47.1 करोड़ महिलाएं हैं और 49.7 करोड़ पुरुष वोटर हैं। इनमें 1.89 करोड़ पहली बार वोटर्स हैं। आप ध्यान में रखिएगा कि पहली बार वोटर्स हैं, यानी कि 18 साल के बच्चे हैं इसमें। अब बच्चे नहीं कहेंगे, अब तो वोटर्स हो गए हैं, ठीक है। और 19.74 करोड़ युवा वोटर्स हैं, जिनकी उम्र 20 से 29 साल है। यानी कि आप देख सकते हैं कि 18 से लेकर 30 साल के बीच में करीब 20 करोड़ से 21 करोड़ वोटर्स हैं और ये किसी भी चुनाव को पलट सकते हैं। इसके अलावा 1 जनवरी 2024 को जिनकी उम्र 18 साल नहीं हुई थी, उनका भी नाम जोड़ा गया है। इसमें 13.4 लाख ऐसे आवेदन हैं जो 1 अप्रैल 2024 तक 18 साल के हो जाएंगे और वो भी वोट दे सकते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि 1 जनवरी 2024 तक ऐसे लोगों की लिस्ट डाली गई है जो अगले 1 अप्रैल 2024 तक 18 साल के हो जाएंगे, तो उनको भी वोट देने दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रख रहा है, यानी कि जिनके यहाँ चुनाव बाकी रहेगा वो चुनाव दे देंगे, क्योंकि चुनाव 1 अप्रैल 2024 को हो जाएगा। इसकी 18 साल की जो प्रक्रिया है, और चुनाव आपको पता है कि अप्रैल माह से ही शुरू होने वाले हैं, ठीक है। इसमें 88.4 लाख दिव्यांग, 82 लाख 85 साल से अधिक के लोग हैं और 48,000 ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में
48,000 ऐसे लोग हैं जो ट्रांसजेंडर भी हैं और इनके लिए हम कहते हैं कि भारत सरकार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, क्योंकि इतनी तादाद में हमारे देश में ट्रांसजेंडर है जिसे हम थर्ड पर्सन के रूप में देखते हैं। तो ये चीज़ें इनके लिए भी करनी चाहिए। वैसे भी अब चुनाव लड़ने की भी इजाज़त इनको हो चुकी है। ठीक है, 85 साल से अधिक की उम्र के लोगों के लिए घर से वोट करने की सुविधा भी की गई है। इसके लिए मतदान कर्मी उनके घर पर जाकर उनका वोट डालेंगे। हमने पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया के बारे में जान लिया है, कहां पर लोकसभा चुनाव होंगे, कहां पर विधानसभा चुनाव होंगे, किन राज्यों में किस प्रकार से चुनाव होगा, सब हमने जान लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव आयोग है उसके सामने समस्याएं क्या क्या होती हैं, उनकी अगर हम बात करेंगे तो ताकत का इस्तेमाल, हिंसा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके लिए जरूरी संख्या में वॉलंटियर लगाए जाने चाहिए। अलग एक व्यक्ति की जगह कोई और वोट देने आए तो उस पर कार्रवाई कैसे की जाए, इस पर भी चुनाव आयोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की बात होती है। जो हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कठोर से कठोर कार्रवाई करना भी चुनाव आयोग के लिए हो जाता है चुनौतीपूर्ण। वोटरों को लुभाने के लिए पैसों का इस्तेमाल होता है। कुछ राज्यों में धन का इस्तेमाल आशंका से ज़्यादा होता है, जैसे पश्चिम बंगाल हो गए, बिहार हो गए, और भी ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, असम, मिजोरम, मणिपुर, ये सब बहुत सारे खतरनाक इलाके हो जाते हैं ऐसे मामलों में, और प्रशासन और चुनाव आयोग के लिए ये बड़े खतरे हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश भी हो जाता है, जहां पर भी वोटिंग प्रणाली होती है, जहां पर दबंग, बाहुबल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, हर जगह इस तरह की चीज़ें होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, राज्यों की सीमाओं और अन्य रास्तों पर भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से अवैध मनी आती है, ब्लैक मनी आती है। ठीक है, डिजिटल वॉलेट से संदिग्ध ट्रांजैक्शन होने पर बैंक रिपोर्ट भी भेजेगा, ऐसी व्यवस्थाएं बनानी होती हैं। आयकर विभाग सभी एयरपोर्ट पर नज़र रखते हैं। जहां हवाई पट्टियां और हेलीपैड होते हैं वहां हेलीकॉप्टर के साथ आए सामान की भी जांच करनी होती है कि इसमें क्या क्या आया हुआ है। वहीं वोटरों को प्रभावित करने के लिए किसी तरह की भ्रामक जानकारी फैलने से भी रोकना होता है। भ्रामक जानकारी वाले सोशल मीडिया पोस्टर के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। सोशल मीडिया में किसी की भी आलोचना करने की पूरी आज़ादी है, मगर गलत न्यूज़, फेक न्यूज़ नहीं फैला सकते हैं, और इससे अराजकता, अव्यवस्था फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और चुनाव आयोग के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती हो जाती है सोशल मीडिया। IT एक्ट की धाराओं के तहत प्रशासन आपत्तिजनक ट्विटर पोस्टों और फेसबुक पोस्टों या अन्य जगहों पर उनको हटाने का कार्य कर सकता है। चुनाव आयोग तथ्यों की जांच करता है, वेबसाइट पर भ्रामक बनाम वास्तविकताएं जो होती हैं उसकी भी चर्चाएं करता है, यानी कि जो गलत न्यूज़ फैली होती हैं उनकी एक तरह से खंडन करने का काम भी चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। चुनाव मुद्दे पर आधारित होने चाहिए, न कि विभाजन पैदा करने वाला। निजी जीवन पर हमले न हो, धार्मिक और नफरत वाले भाषण नहीं होने चाहिए, समाचार की तरह पेश किए गए विज्ञापन नहीं चलने चाहिए, बच्चों का इस्तेमाल चुनाव में नहीं करना होता है, विकलांग लोगों के प्रति अपशब्द नहीं बोलना होता है। सबसे बड़ी बात है चुनाव की। चुनाव लड़ा जा रहा है इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन के बीच में, और कुछ दल ऐसे हैं जो किसी गठबंधन में नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी जो अपना अलग से चुनाव लड़ रही हैं, ममता बनर्जी अलग से चुनाव लड़ रही हैं, नीतीश चाचा अब तो NDA गठबंधन का घटक बन चुके हैं। सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पर 80 सीटें हैं, जबकि महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। इस चुनाव में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं: भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, CPM, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी जो उत्तर पूर्व में PA संगमा की बनाई पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस भी हासिल करने वाली उत्तर पूर्व की पहली पार्टी है, और आम आदमी पार्टी जो चुनाव मैदान में है। लेकिन यह चुनाव मुख्य तौर पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन या इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के बीच में होने वाली है। NDA गठबंधन नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरी है, और नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ आचार संहिता से पहले जनसभाएं, लोकार्पण, शिलान्यास, उद्घाटन चीज़ें कर रहे थे। उधर इंडिया गठबंधन के चहेते राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चल रहे थे। अब सोचिए कि अब वो न्याय यात्रा भी आज से बंद हो जाएगी, क्योंकि आचार संहिता लग चुका है। पार्टियां या राष्ट्रीय पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर सभी दल किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा है, जो कि मैंने आपको बता दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली NDA में CA संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की NCP, जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोक दल और HD देवगौड़ा की जनता दल सहित कई छोटे बड़े दल शामिल हैं। जबकि इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के अलावा वामपंथी दल, लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, स्टालिन की DMK पार्टी, ये वही स्टालिन हैं जिनके बेटे ने हिंदू
देवी देवताओं के बारे में अपशब्द बोले थे और हिंदू के बारे में बोले थे कि हिंदू को ही समाप्त कर देना चाहिए, जिसको लेकर बहुत बवाल मचा था और चुनाव में इसका जिक्र होना तय है। हेमंत सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन फिलहाल अभी जेल में है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, यानी कि उद्धव ठाकरे की जो गुट की शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। एक जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में है और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, और उद्धव ठाकरे जो है मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की पार्टी जब टूटी तो अब ये कुछ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अब ये इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। शरद पवार गुट ये भी दो फाड़ हो चुकी है। इनके जो भतीजे थे वो बीजेपी के साथ हो गए हैं और शरद पवार अलग हो गए हैं। तो ये इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। अरविंद केजरीवाल, ये भी शराब घोटाले में आज ही इनकी पेशी होनी थी, लेकिन कोर्ट ने काफ़ी राहत इनको दे दी है। फिलहाल अब इनकी गिरफ्तारी बच चुकी है। अब हमें लगता है चुनाव के बाद ही कुछ होने वाला है, बीच में हो जाए तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। तो आम आदमी पार्टी सहित करीब 2 दर्जन पार्टियां इसमें शामिल हैं। हालांकि स्पष्ट तौर पर अब तक ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और नवीन पटनायक की बीजू जनता दल किसी के गठबंधन में शामिल होने की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश में अपनी सीटों का बंटवारा किया या उन पर प्रत्याशी उतारे तो उसमें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए एक सीट छोड़ दिया है। तो ये जो है चीजें आपको जाननी चाहिए। तो ये जो चुनाव हो रहा है 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन हम थोड़ी सी बात करते हैं 17वीं लोकसभा चुनाव के बारे में, जिससे आपको अंदाजा मिलेगा कि किस प्रकार से चुनाव हुए थे और इस बार किस प्रकार से चुनाव होने की संभावनाएं हैं। 17वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव में करीब 90 करोड़ लोग मतदाता सूची में शामिल थे और 18वीं लोकसभा चुनाव का डाटा हमने पीछे अभी आपको बता दिया है। ठीक है, 2014 के आम चुनाव की तुलना में 8 करोड़ 43 लाख नए मतदाताओं को मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिला था 2019 के चुनाव में। ठीक है, हालांकि चुनावी प्रक्रिया में करीब 69.40 करोड़ मतदाताओं ने हिस्सा लिया था, यानी कि कितने 90 करोड़ लोग मतदाता सूची में थे, लेकिन लगभग 70 करोड़ यानी कि 69.40 करोड़ मतदाताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 45% वोट एनडीए गठबंधन को हासिल हुए थे और करीब 26% वोट उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को प्राप्त हुए थे। पिछले चुनाव में 10 लाख पोलिंग बूथों पर मतदान किया गया था और पहली बार हर पोलिंग बूथ पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि जब आप वोट डालते थे तो आपको पता चलता था कि आपने किसको वोट दिया है, उसका फोटो दिखाई देता था। इतना ही नहीं, पहली बार 1950 यानी कि 1950 टोल फ्री नंबर पर वोटिंग लिस्ट से जुड़ी जानकारी लेने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। 17वीं लोकसभा की सबसे खास बात यह थी कि 78 महिलाएं, सोचिएगा 78 महिलाएं लोकसभा में पहुंचने में कामयाब रही थीं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं प्रतिशत कम है, भविष्य में और भी होनी चाहिए। जितनी कि हमारी सीटें हैं 500-550 सीटें हैं, उनमें से कम तो 250 महिलाएं होनी चाहिए। और जिसके लिए आपने देखा होगा कि अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ पिछले महीने विशेष सत्र बुलाकर, जब हमारे देश का आखिरी सत्र चल रहा था उस समय विशेष सत्र बुलाकर उसमें 30% आरक्षण की बात की गई थी, लेकिन अभी इस चुनाव में वो लागू नहीं होगा, वो भविष्य के चुनाव में लागू होंगे। तो 17वीं लोकसभा की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि 78 महिलाएं लोकसभा तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। यह आज़ादी के बाद किसी लोकसभा में महिला सदस्यों की सबसे बड़ी संख्या थी। इसके अलावा 2019 में 267 सदस्य पहली बार लोकसभा सदस्य बने थे, यानी कि नए लोगों को मौका मिला था। 475 सांसदों की संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। वहीं 17वीं लोकसभा के सांसदों की औसत संपत्ति अगर हम आंके तो 20 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई थी। 78 महिलाएं लोकसभा में पहुंची, 267 सदस्य पहली बार लोकसभा पहुंचे, 16% विधेयकों को संसदीय समिति के पास रेफर किया गया और आधे से ज्यादा विधेयकों को 2 घंटे से कम समय में चर्चा में पास कर दिया गया था। और 12 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में चूक का मामला भी सामने आया था। आपको याद होगा कि संसद के अंदर एक व्यक्ति चलती हुई कार्रवाई के बीच में कूद जाता है और वहाँ पे जो डेस्क बेंच होती है उस पर उछलने कूदने लगता है, बाद में उसे पकड़ लिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चूक का मामला होता है। मान लीजिए वहाँ पर जाने के बाद वो किसी को कुछ कर देता, ऐसा ना हो, लेकिन ये आतंकवादी गतिविधि में उस समय शामिल कर ली जाती। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला थे। हालांकि इस लोकसभा के दौरान संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहुत ज्यादा बहस देखने को नहीं मिली थी। 17वीं लोकसभा के दौरान केवल 16% विधेयकों को संसदीय समिति के पास से रेफर किया गया, जबकि आधे से ज्यादा विधेयकों को 2 घंटे से कम चर्चा में पास कर दिया गया। गैर सरकारी संगठन PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक 17वीं लोकसभा के दौरान प्रत्येक साल औसतन 55 दिन ही संसद चली। मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर कई सांसदों
सांसदों को निलंबित किए जाने के अलावा 12 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में चूक का मामला भी सामने आया था, जब 2 लोग विजिटर गैलरी से चैम्बर के भीतर कूद कर पहुंच गए थे। विजिटर गैलरी क्या होती है कि जो वहाँ पे सांसद होते हैं उनके अनुमोदन पर या उनके कहने पर वहाँ पर किसी ना किसी को भेज दिया जाता है, उनके कहने पर, ऐसा नियम होता है। और उसके बाद जब ये चूक हुआ था तो इसके बाद ये विजिटर गैलरी में जो सांसदों के द्वारा भेजा जाता है, इसको कुछ दिन के लिए बंद किया गया था। अब वो अगली बार ही मुझे लगता है चालू हो पाएगा। और ये जो कूदे थे ये बीजेपी सांसद के ही द्वारा अनुमोदित किए गए थे, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी सांसद के द्वारा उनसे मिलजुल कर ये आए थे। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़्यादा किरकिरी भी हुई थी। अगर हम 2019 के चरणों की बात करें, जैसा कि इस बार 7 चरणों में चुनाव होने वाला है, तो 17वीं लोकसभा जो थी उसके गठन के लिए भारत में 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 के बीच 7 चरण में मतदान कराए गए थे। इस चुनाव में 3 बड़े बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार के साथ 7 चरणों में मतदान कराए गए थे, यानी कि 17वीं लोकसभा भी 7 चरण में हुआ था। वहीं 18वीं लोकसभा जो 2024 में प्रस्तावित है अप्रैल से 4 जून के बीच में, वो भी 7 चरणों में होने वाले हैं। 2019 में चुनावी नतीजे 23 मई को घोषित किए गए थे, जिनमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने कुल 353 सीटें हासिल की थी। और इस बार नरेंद्र मोदी का जो नारा है 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए, समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि अब की बार 400 पार का नारा इनके द्वारा दिया गया है। अगर इतना कर देंगे तो भाई विपक्ष कहाँ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ही उस समय 303 सीटें हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को 92 सीटें हासिल हुई थी। तो इस बार तो और बुरे हाल हो सकते हैं अगर ये लोग सही से अपने वोटरों को रिझा नहीं पाए। लोकसभा की कितने सीटों पर चुनाव होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपसे भी साझा कर देते हैं चलते चलते। ठीक है, तो बस कुछ ही मिनट का और लेक्चर बचा हुआ है। आज काफ़ी लंबा हमने लेक्चर लिया, आपके साथ मजा आ गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के मुताबिक लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 साल में होता है। हमने शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन कुछ चीज़ें जो छूट गई थी उनको हम यहाँ पर ले लेते हैं। जो अंत तक बने हैं उनको ये फायदा मिलने वाला है, तो ठीक है, पूरा लेक्चर देखना चाहिए। संविधान के मुताबिक लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, यानी कि 552 सीटें हो सकती हैं, जो हमारे संविधान में नियम है। फिलहाल लोकसभा सीटों की संख्या 545 है, यानी कि अभी कुछ सीटें जो हैं जिन्हें अभी रखा गया है। ठीक है, तो 552 से अधिक नहीं हो सकती हैं अभी जो हमारे संविधान में नियम है। लेकिन नई संसद में जो सीटें बढ़ी हैं, यानी कि जो नया संसद भवन बना है उसमें सीटों को बढ़ाकर बनाया गया है, क्योंकि भारत सरकार को पता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार से जनता के प्रतिनिधित्वों की भी संख्या बढ़ेगी, तो उस हिसाब से पहले ही संसद को तैयार कर लिया गया है। फिलहाल लोकसभा सीटों की संख्या 545 है, जिसमें से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 543 सीटों के लिए आम चुनाव होते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे यहाँ 552 सीटें हैं, लेकिन चुनाव हमारे यहाँ 543 सीटों के लिए होता है। इनके अलावा अगर राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व काफ़ी नहीं है, तो वह 2 लोगों को नामांकित कर सकता है, लेकिन इस बार किसी को शायद किया नहीं गया था। ठीक है, कुल सीटों में से 131 लोकसभा सीटें रिजर्व होती हैं। इन 131 में अनुसूचित जाति के लिए 48 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें रिजर्व होती हैं। किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए होती हैं। शुरुआत में ये सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई थी, अंत में जो बचे हैं हमारे साथ वही इसका लाभ उठा पाते हैं। तो सरकार कौन बना सकता है? जिसके पास 272 यानी कि 272 सीटें जिनके पास होती हैं, अगर बहुमत से कुछ सीटें कम होती हैं तो दूसरे दलों के साथ गठबंधन करके भी सरकार बनाई जा सकती है। ठीक है, राजनीतिक दलों का गठबंधन चुनाव से पहले भी हो सकता है और नतीजों के बाद भी किया जा सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी को इस वर्ष 272 सीटें नहीं मिलती हैं, तो वो निर्दलीय सांसदों से भी समर्थन ले सकते हैं, या किसी और राजनीतिक दल जैसे इंडिया गठबंधन से कोई आना चाहे तो उसको भी ले सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। या अगर राहुल गांधी को कम पड़ते हैं तो राहुल गांधी ले सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं या नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं। आप किसको जिताना चाहते हैं? आप किसी को भी जिताइए, लेकिन वोट करने के लिए जरूर से जरूर जाइएगा। राजनीतिक दलों का गठबंधन चुनाव से पहले भी किया जा सकता है और बाद में किया जा सकता है, इस पर कोई होता नहीं है। वैसे भी दल बदल कानून होते हैं, अगर भारी संख्या में जाते हैं तो उसमें दल बदल कानून लग जाते हैं।
लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद लेने के लिए विपक्षी पार्टी के पास कम से कम कुल सीटों की 10% संख्या होनी चाहिए, यानी 55 सीटें अगर विपक्ष के पास नहीं है तो वो विपक्ष का नेतृत्व नहीं कर पाएगी। 2014 के आम चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें ही मिल पाई थी, यानी कि विपक्ष का भी दावा उनका खत्म हो चुका था, फिर भी विपक्ष के लिए उनको बनाया गया था। 2019 में भी कांग्रेस 55 सीटें हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन उसका प्रदर्शन 2014 की तुलना में बेहतर रहा था और इस बार भी उम्मीद है कि राहुल गांधी की मेहनत काम आएगी। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ब्रिटानिया वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, यानी कि ब्रिटेन में जो चुनाव प्रक्रिया है उस प्रकार से भी लिया जाता है। ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए एक ही दिन मतदान होता है, शाम होते होते एग्जिट पोल आ जाते हैं, रातों रात मतगणना करके अगली सुबह तक लोगों को चुनाव नतीजे भी मिल जाते हैं। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए इतने बड़े देश में कई चरणों में मतदान कराए जाते हैं, यानी कि हमारे देश में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई चरणों में चुनाव होते हैं, जो 7 चरणों में 18वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला है। हर चरण के मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन यानी ईवीएम को मतगणना तक सुरक्षित रखा जाता है। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल प्रसारित हो सकते हैं। उसके भी कुछ दिन बाद मतगणना सुबह से शुरू होती है। पहले जब पत्रों से चुनाव होते थे तब रुझान आने में शाम हो जाती थी और नतीजे साफ होते होते काफ़ी वक्त लगता था, लेकिन अब ईवीएम के चलते दोपहर तक यानी कि 12 से 2 बजे के बीच में लोगों को पता चल जाता है कि किसकी सरकार बन रही है और शाम तक नतीजे आपको पता चल जाते हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके साथ चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि पूरे यूट्यूब के लोकसभा चुनाव 2024 में इतने बढ़िया तरीके से इतने मटेरियल किसी भी चैनल ने उपलब्ध नहीं करवाए होंगे। हमने जितना मैटर आपको ऑडियो फॉर्म में उपलब्ध करवा दिया है। तो इतनी मेहनत के बाद अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको विचार करना चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी मेहनत के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। किसके लिए? डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए, जो आपको सच्ची और प्रामाणिक चीज़ें पहुंचाती हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए और अपने विचारों को भी बताइए कि आप किसको वोट करने वाले हैं, या किसी को भी वोट करिए। चुनाव में वोट डालने जरूर पहुंचेगा अपने राज्य में, अपने गांव, अपने शहर, जहां भी आप रहते हैं, और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मतदान प्रक्रिया को एक तरह से सशक्त बनाने के लिए, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए आपका वोट करना जरूरी है। चाहे आपका प्रत्याशी जीते चाहे हारे, लेकिन जब आप अपने प्रत्याशी को वोट देते हैं और वो भारी वोट पाने के बाद कुछ वोटों के अंतर से चुनाव हारता है, तब भी वो एक दावेदार के रूप में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए खड़ा रहता है। अगर आप उसे वोट ही नहीं करेंगे तो किस प्रकार से आप जिसको चाहते हैं कि वो चुनाव ना जीते, तो वो किस प्रकार से आपके विरोधी से पंगा लेगा। यानी कि अगर आपके सामने वाला प्रतिद्वंदी ज़्यादा वोट से जीत रहा है और आपका जो प्रत्याशी है उसको वोट ही नहीं मिल रहे हैं, आप वोट ही नहीं देने जा रहे हैं, अगर वो 100 वोट पाता है, अगर ये 80 वोट पाता है, फिर भी दोनों कहीं ना कहीं एक साथ खड़े होते हुए नज़र दिखाई देंगे। लेकिन अगर वो आपका प्रतिद्वंदी 100 वोट पाता है और आपका प्रत्याशी 40 वोट, 30 वोट, 20 वोट और 10 वोट पाता है, तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष का रोल नहीं निभा पाता है। कम से कम 50% से ऊपर की मार्जिन होनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। वोट करने जरूर जाइएगा।